Good morning, students. Today we will do working with the language of chapter 9. First, read the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो. तो फर्स्ट है, We should go for a long bicycle ride. हमें एक लंबी साइकिल की सवारी पर जाना चाहिए. I ought to have been firm. मुझे दृढ़ होना चाहिए. नेक्स्ट है, We must not lose any of them. हमें उनमें से कोई भी नहीं खोना चाहिए. नेक्स्ट है, I suggested that he should hold the fork. मैंने सुझाव दिया कि उसे फोक को पकड़ना चाहिए. एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील. और मुझे पहिए को पकड़ना चाहिए. द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर मॉडल ऑक्सिलरीज. जो शब्द इटैलिक्स हैं, तिरछे लिखे हुए हैं, वे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल क्रियाएं हैं. तो कौन सी हैं ये तिरछे लिखे हुए शब्द बच्चों? जैसे शुड है, ought to है, must not है. तो ये और यहाँ पे फिर हमारा शुड है, और यहाँ पर फिर यहाँ अगेन क्या है? शुड है. तो ये हमारी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज हैं. मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड विद वर्ब्स. मॉडल ऑक्सिलरीज को हम क्रियाओं के साथ प्रयोग करते हैं. क्यों प्रयोग करते हैं? टू एक्सप्रेस नोशंस. विचारों को व्यक्त करने के लिए. नोशन क्या होता है बच्चों? विचार, धारणा. सच एज, किस तरह के विचार? पॉसिबिलिटी, जैसे संभावना, परमिशन, अनुमति, विलिंगनेस, इच्छा, ऑब्लिगेशन, दायित्व, नेसेसिटी, आवश्यकता, एटसेट्रा. तो ये जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज है, ये किसको दर्शाती हैं, किसको व्यक्त करती हैं? पॉसिबिलिटी को, परमिशन को, विलिंगनेस को, ऑब्लिगेशन को और नेसेसिटी इत्यादि को. शुड, मस्ट एंड ought टू जनरली एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन. जो शुड होता है, मस्ट होता है, या फिर हम कहें ought टू होता है, वह सामान्यतया नैतिक दायित्व को व्यक्त करते हैं, आवश्यकता को व्यक्त करते हैं और इच्छा को व्यक्त करते हैं. लुक एट द फॉलोइंग. निम्नलिखित को देखो. वी शुड गो ऑन अ हॉलीडे. हमें छुट्टी पर जाना चाहिए. सजेशन, इस सेंटेंस में क्या है? सजेशन है, सुझाव है. इट इज अ गुड आइडिया फॉर अस टू गो ऑन अ हॉलीडे. यह हमारे लिए छुट्टी पर जाने के लिए एक अच्छा विचार है. तो यहाँ पर क्या है बच्चों? सजेशन है, और सजेशन के लिए क्या यूज हुआ है? शुड का यूज हुआ है. अगर यहाँ पर शुड आया है तो किस भाव का, किस इमोशन का पता चलता है, किस विचार का पता चलता है? यहाँ पर सुझाव दिया गया है, सजेशन दी गई है. नेक्स्ट है, ही इज नॉट टू वेल दीज डेज. वह इन दिनों ठीक नहीं है. ही मस्ट सी अ डॉक्टर बिफोर ही बिकम्स वर्स. उसे बुरा होने से पहले, मतलब उसे और अधिक, उसकी स्थिति खराब होने से पहले उसे एक डॉक्टर से मिलना चाहिए. तो यहाँ पर जो मस्ट का यूज हुआ है बच्चों, ये किसको शो कर रहा है, किसको व्यक्त कर रहा है? कंपल्सन को, मजबूरी को, और नेसेसिटी को. क्योंकि उसकी स्थिति क्या हो रही है? वर्स हो रही है, खराब हो रही है, बदतर हो रही है. तो उसे किससे मिलना चाहिए? डॉक्टर से मिलना चाहिए. तो यहाँ पर क्या है? नेसेसिटी है, आवश्यकता है, कंपल्सन है. तो यहाँ पर जो मस्ट है बच्चों, यह कंपल्सन को दिखा रहा है, नेसेसिटी को दिखा रहा है. इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल और नेसेसरी फॉर हिम टू सी अ डॉक्टर. उसके लिए यह पूरी तरह से जरूरी है, आवश्यक है कि उसे एक डॉक्टर से मिलना चाहिए. नेक्स्ट, यू ought टू लिसन टू मी. तुम्हें मुझे सुनना चाहिए, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए. आई एम वेल ओवर अ डिकेड ओल्डर देन यू. मैं तुमसे एक दशक बड़ा हूँ, मतलब लगभग मैं तुमसे कितना बड़ा बता रहा है,
10 साल बड़ा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, मोर एम्फेटिक देन शुड। यहाँ पर बच्चों शुड की बजाय ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। क्यों उसकी बात सुननी चाहिए? क्योंकि वह उससे ओल्डर है, इसलिए उसकी बात सुननी चाहिए। तो जहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा हो, ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा हो किसी बात पर, एम्फेटिक ज़्यादा हो, तो वहाँ पर शुड की बजाय किसका यूज करना चाहिए? ought to का यूज करना चाहिए। सिंस आई एम ओल्डर देन यू, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, इट इज एडवाइजेबल दैट यू लिसन टू मी, इसलिए यह सुझाव है कि तुम्हें मुझे सुनना चाहिए, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तो यहाँ पर नॉट क्या है? शुड एंड ought to आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। शुड और ought to का बच्चों प्राय क्या होता है? एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है। तो शुड और ought to में ऐसी कोई लाइन नहीं होती कि यहाँ पर सिर्फ शुड का ही यूज होगा और यहाँ पर सिर्फ ought to का ही यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनको हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग शुड, ought to, must in place of the italicized words। निम्नलिखित वाक्यों को हमें जो इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं, जो तिरछे दिए हुए शब्द हैं, उनकी जगह पे किसका यूज करना है, किसका प्रयोग करना है? शुड, ought to और must का यूज करना है और दोबारा से उन सेंटेंसेज को लिखना है। मेक अदर चेंजेस वेर एवर नेसेसरी, जहाँ जरूरत हो वहाँ बदलाव करें। तो फर्स्ट है, यू आर ओब्लाइज्ड टू डू योर ड्यूटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, तुम्हें परिणाम का विचार किए बिना तुम्हारी ड्यूटी करनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों आर ओब्लाइज्ड टू इटैलिक्स है और इसकी जगह पर हमें मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करना है। नेसेसिटी यहाँ पर है कि तुम्हें किसकी परवाह नहीं करनी है? परिणाम की। तो नेसेसिटी यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर हम मस्ट का यूज करेंगे और तब सेंटेंस हमारा बनेगा, यू मस्ट डू योर ड्यूटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। तो यहाँ पर हमें मस्ट का यूज करना है। सेकंड, यू विल डू वेल टू स्टडी एट लीस्ट फॉर एन आवर एवरी डे। इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं, वो कौन से हैं बच्चों? वो है हमारे विल डू वेल। तो यहाँ पर हमें मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? शुड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सजेशन दी गई है, एक ज़्यादा जोर वाली बात नहीं है कि हमें मस्ट ही ये काम करना पड़ेगा, मस्ट ही हमें 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सजेशन दी गई है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नॉर्मल सजेशन के लिए हमें शुड का यूज करना है। तो यहाँ आ जाएगा आपका यू शुड स्टडी एट लीस्ट फॉर एन आवर एवरी डे। थर्ड, द डॉक्टर सेज इट इज नेसेसरी फॉर हर टू स्लीप 8 आवर्स एवरी नाइट। डॉक्टर कहता है कि यह उसके लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? टू स्लीप 8 आवर्स एवरी नाइट, हर रात को 8 घंटे सोना। और डॉक्टर की एडवाइस क्या होती है बच्चों? मस्ट होती है, जरूरी होती है। नेसेसिटी के लिए हमें कौन से मॉडल का यूज करना है? मस्ट का। तो यहाँ पर इटैलिसाइज्ड जो वर्ड्स हैं उनकी जगह पर आ जाएगा मस्ट। तो ये बन जाएगा हमारा, द डॉक्टर सेज दैट she must sleep 8 hours every night. Fourth, it is right that you show respect towards elders and affection towards youngsters. यह सही है कि तुम बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट दिखाते हो और छोटों के प्रति स्नेह दिखाते हो। तो यहाँ पर बच्चों क्या है? थोड़ा एम्फेटिक है, किसकी बजाय? शुड की बजाय, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि बड़ों के लिए क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट होना चाहिए और छोटों के लिए अफेक्शन होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इटैलिसाइज्ड जो वर्ड्स हैं
उनकी जगह पर ought to का यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा? You ought to show respect, you ought to show respect towards elders and affection towards youngsters. Fifth, if you want to stay healthy, यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली, तो आपको व्यायाम जो है, कसरत है, एक्सरसाइज नियमित करें। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? सजेशन दी गई है। तो इसके लिए सजेशन के लिए हम शुड लगाएंगे क्योंकि ये नॉर्मल सजेशन है। लेकिन बच्चों, अगर कोई हमें मस्ट है कोई काम करना जहाँ पर नेसेसरी है, अगर वह एडवाइस हम नहीं मानेंगे, अगर वह सलाह हम नहीं मानेंगे तो उससे हमें लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर हम शुड का यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा यू शुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्दी। सिक्स्थ, इट इज गुड फॉर यू टू टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर भी सजेशन है बच्चों कि यह अच्छा है, सजेशन है ना, सुझाव है कि यह अच्छा है फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह एक वॉक जाना या एक वॉक करना। तो यहाँ पर आ जाएगा यू शुड टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो बच्चों ये नॉर्मल सजेशन है। यहाँ पर हमें कोई नुकसान, कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, या यहाँ पर कोई कंपल्सन नहीं है कि हमें हर रोज जो है एक वॉक पर जाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मस्ट कहाँ पर आता है? जहाँ पर कंपल्सन हो, मजबूरी हो। सेवंथ, इट इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड दैट यू डोंट स्टैंड ऑन योर हेड। यह स्ट्रांगली सलाह दी जाती है तुम्हें कि तुम्हारे सिर पर तुम्हें खड़ा नहीं होना। तो यहाँ पर बच्चों स्ट्रांगली एडवाइज्ड है, तो जो स्ट्रांगली सजेशन दी जाती है उसमें हमें मस्ट का यूज करना है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा मस्ट। यू मस्ट नॉट स्टैंड ऑन योर हेड। एट्थ, एज ही हैज अ कॉल्ड, क्योंकि उसे सर्दी है, इट इज बेटर फॉर हिम टू गो टू बेड। यह उसके लिए अच्छा है कि सोने के लिए चला जाए। यहाँ पर ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सजेशन दी गई है, एडवाइज किया गया है, तो यहाँ पर हम शुड का यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा ये? एज ही हैज अ कॉल्ड, ही शुड गो टू बेड। अब नेक्स्ट 2 है, यूज शुड मस्ट ought to appropriately in the following sentences। निम्नलिखित वाक्यों में शुड, मस्ट, ought to का सही प्रयोग करें। फर्स्ट है हमारा, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज, लोग जो कांच के घरों में रहते हैं, ब्लैंक नॉट थ्रो स्टोन्स, उन्हें पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो यहाँ पर सजेशन दी गई है कि सिर्फ नॉर्मल सजेशन है यहाँ पर कि अगर हम में बुराई है तो हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो नॉर्मल सजेशन के लिए यहाँ आ जाएगा शुड। 2, यू ब्लैंक वाइप योर फीट बिफोर कमिंग इनटू द हाउस, तुम्हें घर अंदर आने से पहले अपने पाँव को पोंछना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग द रेन्स, विशेषतया बरसात के दौरान। यहाँ पर नेसेसिटी बताई गई है, आवश्यकता बताई गई है कि बरसात के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, अपने पाँव को पोंछ कर आना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पर फर्श जो है गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा कंपल्सन है, यहाँ पर नेसेसिटी है कि पाँव को पोंछना ही चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट आ जाएगा, यू मस्ट वाइप योर फीट बिफोर कमिंग इनटू हाउस, स्पेशली ड्यूरिंग द रेन्स। थर्ड, यू ब्लैंक डू व्हाट द टीचर टेल्स यू, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें अध्यापक बताता है। तो यहाँ पर बच्चों हम दोनों का यूज कर सकते हैं, मस्ट का भी और शुड का भी। वैसे यहाँ पर कोई कंपल्शन दिखाई नहीं गई है तो हम प्रेफरेंस देंगे शुड को। अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अपने आप ही यूज करना है, तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ,
द प्यूपिल्स वर टोल्ड दैट दे ब्लैंक राइट मोर नीटली। शिष्यों को बताया गया कि उन्हें अधिक साफ लिखना चाहिए। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या है, सजेशन दी गई है। तो यहाँ सजेशन के लिए, नॉर्मल सजेशन के लिए हम क्या करेंगे, शुड, क्योंकि यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं कट रहे हैं, कंपल्सन नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल एक टीचर का सजेशन है। तो यहाँ पर हम शुड का यूज करेंगे, दे शुड राइट मोर नीटली। फिफ्थ, साइन इन फ्रंट ऑफ अ पार्क। एक पार्क के सामने एक साइन। यू, क्या कहता है वह साइन, यू ब्लैंक नॉट वॉक ऑन द ग्रास। तुम्हें घास पर नहीं चलना चाहिए। तो पार्क में ये क्या है, एक साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, नेसेसिटी है, क्योंकि साइन बोर्ड हमें ये शो कर रहा है, साइन बोर्ड हमें ये सजेशन दे रहा है। तो यहाँ पर नेसेसिटी के लिए हम करेंगे यू मस्ट नॉट वॉक ऑन द ग्रास, क्योंकि अगर हम घास पर चलेंगे तो मे बी घास खराब हो सकती है। तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज करेंगे। सिक्स्थ, यू ब्लैंक बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच अ रिमार्क। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए ऐसे टिप्पणी करने पर। तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, नेसेसिटी है। यू मस्ट बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच अ रिमार्क। सेवंथ, ही लेफ्ट होम एट 9 o'clock। वह 9 बजे घर से रवाना हुआ। ही ब्लैंक बी हियर एनी मिनट। वह किसी भी पल यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हम शुड का भी यूज कर सकते हैं, मस्ट का भी कर सकते हैं, ought to का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेफरेंस दूंगी ought to को, क्योंकि यहाँ पर मोर एम्फेटिक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया है कि वह 9 बजे रवाना हो चुका है। लेकिन जब यहाँ पर शुड या मस्ट दोनों में से चूज करना हो तो हम मस्ट को चूज करेंगे। नेक्स्ट है 8th, वटेवर हैपन टू द चॉकलेट केक। चॉकलेट केक का क्या हुआ, हाउ ब्लैंक आई नो। मुझे कैसे पता होना चाहिए, या मुझे कैसे पता लगे, आई हैव जस्ट अराइव्ड। मैं अभी अभी पहुंचा हूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, शुड आ जाएगा, हाउ शुड आई नो। तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल सजेशन है कि मैं तो अभी पहुंचा हूं, मुझे कैसे पता चले। तो यहाँ पर शुड का यूज होगा। थर्ड, टू और मोर सिंगल सेंटेंसेज कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल सेंटेंस। 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेज को, वाक्यों को जोड़ा जा सकता है एक सिंगल वाक्य बनाने के लिए। रीड द फॉलोइंग, निम्नलिखित को पढ़ो। आई मेड एन एफर्ट, मैंने एक कोशिश की। एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ, और मैं खुद से क्या था, खुश था। दिस सेंटेंस इज इन फैक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 sentences। यह वाक्य 2 सेंटेंस को जोड़ के बनाया गया है। तो फर्स्ट क्या सेंटेंस है इसमें, आई मेड एन एफर्ट, और सेकंड क्या है, आई वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ। नाउ रीड दिस सेंटेंस, अब इस सेंटेंस को पढ़ो। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट। मुझे नहीं पता उसे इसे क्यों हिलाना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 sentences। यह भी 2 वाक्यों का कॉम्बिनेशन है, 2 वाक्यों का योग है। तो कौन से हैं वो 2 वाक्य, आई डिड नॉट सी, और सेकंड कौन सा है, वाई शुड ही शेक इट। डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इट्स पार्ट्स। निम्नलिखित वाक्यों को इसके पार्ट्स में डिवाइड करो, इसके पार्ट्स में बांटो। राइट मीनिंगफुल पार्ट्स, और आपको क्या करना है, मीनिंगफुल पार्ट्स बनाने हैं, मीनिंगफुल पार्ट्स लिखने हैं। इफ नेसेसरी, यदि आवश्यकता हो, सप्लाई अ वर्ड और टू मेक ईच पार्ट मीनिंगफुल। प्रत्येक हिस्से को मीनिंगफुल बनाने के लिए यदि आवश्यकता हो तो आप 1 या 2 शब्द जोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट है बच्चों, आई वेंट टू द टूल शेड टू सी
व्हाट आई कुड फाइंड। तो इसमें कितने पार्ट्स हैं बच्चों? 3 पार्ट्स हैं। कौन से? फर्स्ट है आई वेंट टू द टूल शेड, और सेकंड है टू सी, और थर्ड है व्हाट आई कुड फाइंड। लेकिन हमें इनको ईच पार्ट को क्या बनाना है? मीनिंगफुल बनाना है, और अपनी तरफ से भी हम 1 या 2 शब्द इनको मीनिंगफुल बनाने के लिए जोड़ सकते हैं। तो इस सेंटेंस को हमें डिवाइड करना है अलग अलग पार्ट्स में। तो फर्स्ट से क्या बन जाएंगे 3 सेंटेंसेज, 3 पार्ट्स इसने बताए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट बनेगा आई वेंट टू द टूल शेड। सेकंड क्या बनेगा बच्चों? टू सी से आई वॉन्टेड टू सी समथिंग। तो ये सेकंड पार्ट बन गया। और थर्ड पार्ट हमारा इसका क्या बन जाएगा? थर्ड बन जाएगा इट वॉज व्हाट आई कुड फाइंड। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए हम अपनी तरफ से 2 या ज़्यादा शब्दों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इट वॉज को जोड़ा है। नेक्स्ट है हमारा टू व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया। तो ये हमारा एक पार्ट ये बन गया ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, वह ग्राउंड पर बैठा हुआ था। तो ये 2 पार्ट्स बताए गए हैं इसके। तो इसके 2 पार्ट हमें बनाने हैं। तो फर्स्ट बन जाएगा हमारा व्हेन आई केम बैक। अब आगे भी आप जोड़ सकते हैं फ्रॉम द टूल शेड, क्योंकि हम 1 या 2 शब्द हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। सेकंड बनेगा इससे ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ये भी मीनिंगफुल है। अब नेक्स्ट है थर्ड, वी में एज वेल सी व्हाट्स द मैटर विद इट नाउ इट इज आउट। अब इसमें 3 पार्ट्स दिखाए गए हैं बच्चों। तो 3 पार्ट्स में हम क्या क्या बनाएंगे? वी में एज वेल सी, तो एक पार्ट हमारा ये बन गया। और सेकंड पार्ट बन गया हमारा व्हाट्स द मैटर विद इट से, और थर्ड पार्ट हमारा है नाउ इट इज आउट। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा बन जाएगा वी में एज वेल सी, और सेकंड बन जाएगा व्हाट द मैटर विद इट इज, और थर्ड हमारा बन जाएगा नाउ इट इज आउट। फोर्थ है ही सेड ही होप्ड वी हैड गोट देम ऑल। तो इसमें क्या है? 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट हमारा बन जाएगा ही सेड समथिंग, समथिंग भी आ सकता है, ही सेड समथिंग। सेकंड हमारा बन जाएगा ही होप्ड, और थर्ड बनेगा वी हैड गोट देम ऑल। नेक्स्ट है फिफ्थ, आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट। इसमें कितने पार्ट्स हैं हमारे? 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट हमारा बन जाएगा आई हैड टू कन्फेस, यूं का यूं आ जाएगा बच्चों, और सेकंड बन जाएगा ही वॉज राइट। तो 2 पार्ट्स इसमें हैं। तो दोनों को हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे और न्यू सेंटेंस मेक करेंगे। क्वेश्चन 4, EN एक्ट्स एज अ प्रीफिक्स। EN जो है प्रीफिक्स की तरह काम करता है। पुट एट द बिगनिंग, जब हम उसको बिगनिंग में पुट करते हैं, शुरुआत में लगाते हैं। और या एज अ सफिक्स, सफिक्स के रूप में। पुट एट द एंड, जब हम इसको एंड में पुट करते हैं। टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, नए शब्द बनाने के लिए। नए शब्द बनाने के लिए जब हम EN को शुरुआत में लगाते हैं तो क्या बनता है? एक नया वर्ड, किसकी मदद से? प्रीफिक्स की मदद से। और जब हम किसी रूट वर्ड के अंत में अगर हम EN लगाते हैं और एक नया वर्ड बनता है तो उसको हम बोलेंगे एज अ सफिक्स। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है EN प्लस करेज। तो क्या बन गया इससे न्यू वर्ड? एनकरेज, प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर जो EN बच्चों इसके बिगिनिंग में लगा है, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हुआ? प्रीफिक्स का। और जैसे वीकेन है, वीक प्लस EN, तो ये बन गया नया वर्ड वीकेन। वीकेन में जो EN जो है हमारा, ये एज अ सफिक्स यूज हुआ है। EN एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ अ वर्ड इज नॉट ऑलवेज अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। EN जो होता है बच्चों किसी भी शब्द के शुरुआत में या बाद में, वह हमेशा एक प्रीफिक्स नहीं होता या फिर एक सफिक्स नहीं होता। इट इज देन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द
वर्ड, तब यह क्या होता है, यह किसी शब्द का एक अभिन्न हिस्सा होता है। इंटेग्रल मीन्स अभिन्न, जो अलग ना हो सके। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है एंडिंग, तो एंडिंग में बच्चों जो en हमारा है वह इंटेग्रल पार्ट है, क्योंकि डिंग कोई भी रूट वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर एंडिंग में जो en है वो इंटेग्रल पार्ट है, यहाँ पर किसी प्रीफिक्स के लिए हम यूज इसका नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है बैरन। अब बैरन में भी बच्चों जो en यूज हुआ है वह एज अ सफिक्स यूज नहीं हुआ है, यह बैरन क्या है, रूट वर्ड ही है, यह बैरन का इंटेग्रल पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, नाउ अरेंज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अंडर 3 हेडिंग्स। अब हमें बॉक्स में दिए गए शब्दों को अरेंज करना है 3 हेडिंग्स में, नीचे दिए गए 3 हेडिंग्स में। कौन से हैं वो 3 हेडिंग्स, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड पार्ट ऑफ द वर्ड। प्रीफिक्स क्या हो गया बच्चों, हमारा उपसर्ग हो गया जो पहले लगता है, प्री मीन्स पहले और फिक्स मीन्स लगना, तो जो पहले लगता है, बिगनिंग में लगता है, उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स, उपसर्ग। और जो सफिक्स होता है यह हमारा बाद में लगता है, उसको हम बोलेंगे प्रत्यय। एंड पार्ट ऑफ द वर्ड, ये क्या होगा बच्चों, ये इंटेग्रल पार्ट होता है जो रूट वर्ड का ही हिस्सा होता है, यह अलग नहीं होता है। तो इन शब्दों को हम अब 3 बॉक्स में 3 हेडिंग्स के अंदर डिवाइड करेंगे, अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा एनकरेज, प्रोत्साहित करना। तो एनकरेज में क्या है बच्चों, en क्या है, प्रीफिक्स है, तो इसको हम इधर प्रीफिक्स के नीचे लिख देंगे। अब बैरन क्या है, हमारा पार्ट ऑफ वर्ड है, इंटेग्रल पार्ट है en इसमें, तो इसको हम पार्ट ऑफ वर्ड में लिखेंगे। नेक्स्ट है फासन। फासन है हमारा फास्ट के en यूज हुआ है, तो ये हम सफिक्स में यूज करेंगे, इसको हम सफिक्स के नीचे लिखेंगे। फासन मीन्स क्या होता है बच्चों, कसना, बांधना। और बैरन का मीन्स क्या होता है बच्चों, जो उपजाऊ ना हो उसके लिए बोलेंगे हम बैरन। नेक्स्ट है इवन। इवन क्या होता है, सम। तो इवन में बच्चों en जो है वो पार्ट ऑफ वर्ड है, यहाँ पर ना तो वो प्रीफिक्स है और ना ही सफिक्स है, तो इसको हम पार्ट ऑफ वर्ड की बॉक्स में वर्ड के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डैम्पन। डैम्पन क्या होता है, नम करना। तो डैम्पन बच्चों क्या है हमारा, डैम्प क्या होता है, गीला, रूट वर्ड इसमें डैम्प है और en इसमें सफिक्स यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम सफिक्स के नीचे इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है एंडेंजर। एंडेंजर क्या होता है, खतरे में डालना। तो एंडेंजर में जो en है हमारा, यह प्रीफिक्स है, क्योंकि डेंजर क्या है, एक रूट वर्ड है और इसके आगे हमने प्रीफिक्स यूज किया है en, तो ये आ जाएगा हमारा प्रीफिक्स में। नेक्स्ट है एनक्लोज। एनक्लोज मीन्स घेरना। तो ये बच्चों इसमें क्लोज क्या है, रूट वर्ड है और en इसमें प्रीफिक्स यूज हुआ है, तो इसको हम प्रीफिक्स के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट है एनेबल। एनेबल मीन्स सक्षम बनाना। तो इसमें एबल क्या है, रूट वर्ड है और en इसमें प्रीफिक्स यूज हुआ है, तो इसको हम प्रीफिक्स के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट है लिसन। अब लिसन को बच्चों कई क्या है, लिसन में en को इंटेग्रल पार्ट मानते हैं, हम लिस्ट को रूट वर्ड मानेंगे, तो en लगाकर हम सफिक्स का यूज करेंगे, लेकिन जब हम इंटेग्रल पार्ट में मानते हैं तो इसको लिसन जो है हमारा रूट वर्ड ही माना जाता है, तो इसको हम रखेंगे पार्ट ऑफ वर्ड में। नेक्स्ट है हमारा सोफन। सोफन क्या होता है, मुलायम करना, नरम बनाना। तो इसमें सॉफ्ट क्या है, रूट वर्ड है और en इसमें सफिक्स यूज हुआ है, तो इसको हम सफिक्स के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है वीकेन।
वीकन क्या होता है? कमज़ोर बनाना। तो ये हमारा वीक क्या है? रूट वर्ड है और en इसमें सफिक्स यूज हुआ है, तो इसको हम सफिक्स के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा बच गया एनक्लेव। अब एनक्लेव क्या होता है बच्चों? जो विदेशी अंतः क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं हम एनक्लेव। यहाँ पर en हमारा इंटेग्रल पार्ट है, तो इसको हम पार्ट ऑफ वर्ड में लिखेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है सेकंड, फाइंड न्यू वर्ड्स इन योर टेक्स्ट बुक एंड पुट देम अंडर द सेम हेडिंग्स। अब आपको क्या करना है? आपकी टेक्स्ट बुक से आपको नए शब्द ढूंढने हैं और फिर आपको इन्हीं हेडिंग्स के नीचे उनको लिखना है। कौन से हेडिंग्स? प्रीफिक्स, सफिक्स एंड पार्ट ऑफ वर्ड। तो न्यू वर्ड्स हम कुछ देखेंगे बच्चों अपने लेसन से। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस पैराग्राफ में बच्चों 11। तो यहाँ पर en क्या है? पार्ट ऑफ वर्ड है। देन में क्या है? पार्ट ऑफ वर्ड है en। सडन में भी बच्चों पार्ट ऑफ वर्ड है en हमारा, तो ये भी हो जाएगा पार्ट ऑफ वर्ड में। इनफ में भी हमारा पार्ट ऑफ वर्ड है en, तो ये भी हम पार्ट ऑफ वर्ड में करेंगे। किचन में भी पार्ट ऑफ वर्ड है हमारा, तो इसको भी हम पार्ट ऑफ वर्ड में लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे फोरगोटन वर्ड है बच्चों, अब फोरगोटन में जो फोरगोट क्या है? रूट वर्ड है और उसके हमने en सफिक्स लगा दिया है, तो इसको हम सफिक्स में लिखेंगे। अब जो लूजन है इसमें ed हमारा पास्ट फॉर्म को दर्शा रहा है, इसके अगर हम इस वर्ड को लेंगे तो लूजन हो गया हमारा, तो यहाँ पर भी ये एज अ सफिक्स यूज हुआ है। तो बच्चों आपने ये कुछ en के एग्जाम्पल्स देखे, तो आप और भी ऐसे एग्जाम्पल्स को, ऐसे वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।